हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे, आज हमने आपके लिए जो सुपर टेट है और रीट है उससे संबंधित टॉपिक के विषय में बात करेंगे, जिसमें हमारे आज की वीडियो में दो टॉपिक हैं आपके। एक तो कल्पना है और दूसरा आपका है चिंतन। तो आप सभी को वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो। और देखिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। और यदि इससे पहले आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हम आगे भी इस तरह की जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल्पना, हम कल्पना के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है, इसको इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं। और आप सभी और हम भी कल्पना करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु के बारे में सोचना जो है आपका कल्पना कहलाता है। और देखिए, फिर है चिंतन करने के लिए हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। यानी कि जो चिंतन है, इसको करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? कल्पना की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, अगर हम मैकडूगल के अनुसार जो कल्पना है उसकी परिभाषा देखते हैं, तो इन्होंने देखिए क्या बताया है आपका, मानसिक व्यापार है। यानी कि जो कल्पना है वह क्या है? एक मानसिक व्यापार है तथा अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन है। यानी कि आपका एक मानसिक व्यापार है, और जो अप्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में यदि हम सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी कल्पना जो है आपका, एक तो उत्पादन कल्पना होता है, दूसरा होता है पुनर्उत्पादन कल्पना। और देखिए, इसमें यदि हम उत्पादन कल्पना की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका, देखिए, रचनात्मक कल्पना, और दूसरा है आपका सृजनात्मक कल्पना। इसमें देखिए, जो आपका रचनात्मक कल्पना है, इसमें इसका जो संबंध होता है वो आपका भौतिक चीज़ों से होता है। और जो आपकी सृजनात्मक कल्पना है, इसका जो संबंध होता है वो आपका अभौतिक चीज़ों से होता है। इसके बाद देखिए, कल्पना की विशेषताएं। कल्पना की जो है क्या क्या विशेषताएं होती है? तो देखिए, मानसिक प्रक्रिया कल्पना के द्वारा होती है, और यह पूर्व अनुभव के आधार पर होती है। फिर आपका इसमें प्रतिमा चयन होता है, उत्पादन विचार होता है, सर्जन शक्ति विकसित होती है। फिर देखिए, कल्पना के जो लाभ हैं, अब हम लाभ जानेंगे। हमने विशेषताएं जान ली है। तो देखिए, बालक को चिंतनशील बनाती है। यानी कि जो कल्पना है उसके क्या लाभ है? यानी कि बालक को जो है चिंतनशील बनाती है, यानी कि उसकी सोचने की जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करती है, मजबूत करती है। इसके बाद देखिए, बालक को निश्चयात्मक तक ले जाती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका सोच, जब वे चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो किसी भी विषय के बारे में, तो उसका जो निष्कर्ष क्या निकलेगा उस तक बच्चों को जो है ले जाती है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, बालकों में सृजनशीलता का विकास होता है। यानी कि जो बच्चे हैं उनके अंदर एक सृजनशीलता का विकास होता है। और फिर नेक्स्ट है, बालकों में अमूर्त चिंतन की दिशा का विकास होता है। यानी कि इससे जो है अमूर्त चिंतन की दशा का भी विकास होता है। ये जो थे इसके लाभ थे, और विशेषताएं मैंने बता दी। इसके बाद देखिए, अब आता है चिंतन। ये तो मैंने आप सभी को कल्पना के बारे में बताया है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, चिंतन के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो चिंतन की जो है परिभाषा हम देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में थिंकिंग कहते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसको चिंतन कहते हैं। देखिए, आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर समस्या समाधान होने तक चलता है। यानी कि जो समस्या है वो आरंभ होने से आपका जो समस्या समाधान होने तक जो चिंतन है वह चलता है। और देखिए, चिंतन के जो प्रकार हैं आपका, देखिए, इसमें एक तो है आपका स्वैलीन चिंतन होता है, और एक यथार्थवादी चिंतन होता है। आपका जो स्वैलीन चिंतन है, इसका जो संबंध होता है जिसका कोई भी वास्तविक स्वरूप न हो। और आपका यथार्थवादी चिंतन से जो आपका संबंध है वास्तविकता से आपका जो है इसका संबंध है। अब देखिए, इसमें जो है आपका पहला आता है अभिसारी चिंतन। यानी कि इसमें क्या होता है?
इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। यानी कि आपकी जो समस्या है उसका जो फोकस रहेगा एक ही बिंदु पर रहेगा। जैसे मैं आप सभी को एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए मैंने लिया है, देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप सभी बता देंगे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो समस्या क्या है, एक है, ये बिंदु एक ही है, तो उसी पे जो ध्यान है वह केंद्रित है। इसके बाद देखिए इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है। यानी कि जैसे आपने बता दिया, मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप सभी ने बता दिया दिल्ली है, तो आपका जो है आंसर खत्म हो गया। इससे आगे बच्चे ने विचार भी नहीं किया, उसको पता था तो उसने एकदम से बता दिया। इसके बाद दूसरा आता है, देखिए आपका अपसारी चिंतन। पहला था अभिसारी, अब हम अपसारी चिंतन के बारे में बात करते हैं। देखिए समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। यानी कि जो आपकी समस्या है वह एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना और सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि दिल्ली की विशेषताओं आदि का वर्णन करो, तो आप बता देंगे कि दिल्ली की विशेषता के क्षेत्रफल भी बता दोगे, विधानसभा लोकसभा सीट भी बता दोगे, मुख्यमंत्री के बारे में भी बता दोगे। तो ये क्या है, ये आपका अपसारी चिंतन में आता है। यानी कि इसमें क्या है, आपका समस्या का जो बिंदु है वो एक पर नहीं केंद्रित होता है। यानी कि इसमें जो है क्या होता है, आपका इसके द्वारा जो है आपका खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। यानी कि एक जैसे पूछा गया है कि दिल्ली की विशेषता आदि का वर्णन करो, तो दिल्ली के बारे में आप बहुत सारी बातें जो है बता सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर तीसरा एक और इसमें आता है आलोचनात्मक चिंतन। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखिए गुण एवं दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि गुण भी हो दोष भी हो। जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हम महिलाओं को ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए महिलाएं क्या, जैसे आपने देखा होगा, एक तो वे घर का भी काम करती है और थोड़ी सी गलती होने पर भी पूरा पूरा दिन उनको डांट भी सुननी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। तो इसमें जो है उनके गुण भी हैं और दोष भी है। तो ये जो है आपका आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। अब देखिए चिंतन के जो है आपके सामान्य प्रकार होते हैं। जैसे आपका है, एक तो होता है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखिए जो चीजें दिखाई देती हैं उसके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष चिंतन कहलाता है आपका। फिर दूसरा होता है प्रत्ययात्मक चिंतन, जो चीजें दिखाई नहीं देती उनके बारे में चिंतन करना। ठीक है। तो ये आपका प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है काल्पनिक चिंतन। यानी कि इसको यदि हम परिभाषित करते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर जो हमें कल्पना करते हैं, यानी कि जो पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वह क्या कहलाता है, काल्पनिक चिंतन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है तार्किक चिंतन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु या चीज के बारे में तर्क करना या विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है और यह जो है चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका इससे संबंधित परीक्षा में आपका प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। और ये जो है आपके बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपका परीक्षा में आपको नंबर देकर जाएंगे और आपका जो है बहुत ही अच्छा जो है इसको पढ़ लेने से आपका अच्छा एग्ज़ाम में जो है पेपर जाएगा। तो इस टॉपिक को भी आप सभी को पढ़ना है और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे। तो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को मेरी ओर से थैंक यू।